हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हो लेकर एक और इंटरेस्टिंग सी सीरीज। उससे पहले आपसे एक बात पूछनी है, क्या हो अगर आपको पता लगे कि आप रातों रात करोड़पति बन गए हैं, आपकी लॉटरी लग गई है। सुन के बड़ा मजा आ रहा है ना। कुछ यही हाल हमारे मेल लीड के साथ होता है, जिसका नाम है चूतियान। नाम थोड़ा सा अजीब है, इसे अवॉइड करते हैं। बचपन से बेचारा अनाथ गरीब, कोई उसके आगे पीछे नहीं था। यहाँ तक कि गरीब होने की वजह से लोग उसे इतना ज्यादा बुली करते थे। लेकिन उसकी किस्मत तब बदलती है जब उसे पता लगता है कि उसके फादर एक रियासत के राजा हैं और इतने सालों से अपने बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद वो उसे करोड़पति बना देते हैं, जिससे तो बेचारे की लाइफ चेंज होती है। अब ये लाइफ किस तरीके से चेंज होती है ये हम विटनेस करने वाले हैं। तो ज्यादा बोर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चूतियान को उसका क्लासमेट बुली कर रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ प्रिंसिपल आते हैं, जो उसे पोलाइटली बात करने को कह रहे थे। आफ्टर ऑल चूतियान उसका रूममेट जो था, पर यहाँ उस घमंडी लड़के का कहना था कि ये तो चैरिटी के तौर पे यहाँ है ना, इसकी कौन सी रिस्पेक्ट है, बेचारा गरीब। ये बोलने के बाद वो उसे ऑर्डर देता है कि हे चूतियान, जब कचरा फेंकने बाहर जाओगे ना तो मेरे लिए कुछ खाने का लेते आना। ये सुन के चूतियान का कहना था कि कॉलेज रूल के खिलाफ है शाम को बाहर जाना, पर वो लड़का तो इसकी कुटाई कर देता है और फिर काफी गुस्से में कहता है कि क्या तुझे मार खाना है, मैं सेकंड लेवल का बॉडी कल्टीवेटर हूँ, अगर ज्यादा पंगा लिया ना तो डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। उसकी ऐसी धमकी सुनने के बाद चूतियान वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वो दूसरा वाला पर्सन, जो कि प्रिंसिपल नहीं है स्टूडेंट ही लग रहा है, वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ स्पिरिट स्टोन दूं, इन्हें बेचकर तुम अपना हिस्सा मार लेना। ये सुन के तो चूतियान का खून खौल जाता है कि एक तो इतनी मुश्किल से बाहर जा रहा हूँ, ऊपर से ऑर्डर दिए जा रहा है। तो सामने वाला पर्सन भी उसकी ऐसी हरकत देखकर डर गया था, पर फिर वो काफी पोलाइटली उन्हें मना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो जब मार्केट से सामान खरीद के वापस जा रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है अपने बचपन की दोस्त मोरोंग पर। तो वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर वो तो उसे इग्नोर कर देती है कि मेरे पास मत आना और आइंदा से मुझसे कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए दूर रहो। बेचारे को तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ऐसे बात करेगी, पर सामने से श्वे तो काफी गुस्से में कह रही होती है कि मैंने कहा ना, आगे से मुझसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसे तो लगता है कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया, ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। पर मैडम तो डिफेंस मोड में आ गई थी कि मैंने कहा ना एक बार, मुझसे दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, तुम इतने ज्यादा गरीब हो। बेचारा सारी दुनिया के मुंह से तो अपनी बेइज्जती सही रहा था, अब अपने दोस्त के मुंह से ऐसा सुन के तो उसका दिल ही टूट जाता है। तभी पीछे से एक पर्सन उसे जोरदार किक मार के गिरा देता है, ये कहते हुए कि जब मोरोंग शे ने तुम्हें मना किया तो क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, वो तुम जैसे कूड़े कचरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। ये पर्सन हमारे चूतियान से काफी ज्यादा पावरफुल और रिच था, इसलिए श्वे चूतियान को छोड़कर उससे चिपक जाती है। और यहाँ वो पर्सन तो काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था, जिसका नाम ओयांग है। शुए तो यहाँ ओयांग की काफी ज्यादा तारीफ करती है कि तुम नहीं होते तो मुझे कौन बचाता। ये सब देखने के बाद तो चूतियान का पारा सच में हाई हो जाता है। वो कहता है कि मोरो, क्या मैंने कभी तुम्हारी बेइज्जती की, क्या कभी तुमसे चोरी की, या मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हुई, तो तुम मुझे ऐसे पीठ दिखाकर कैसे जा सकती हो। जिसपे शुए मैडम का कहना था कि तुम इसी लायक हो, तुम एक मेढक के अलावा और कुछ नहीं। आस पास खड़े लोग भी चूतियान की बेइज्जती करने लगते हैं कि ये तो इतना ज्यादा फालतू है, ना इसके पास पावर है ना ही पैसा, पता नहीं क्या सोच के शुए के लायक समझ रहा था खुद को। और वो लड़की इतनी ज्यादा सुंदर, पता नहीं इसके साथ बचपन से कैसे रहती आ रही है। इतना कुछ सुनने के बाद तो चूतियान को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना, कि उसका डेथ लुक देखने के बाद बेचारी शुए को डर लगने लगता है कि देखो ये मुझे कैसे घूर रहा है। और उसकी ऐसी फालतू एक्टिंग देखने के बाद उसका बॉयफ्रेंड यानी कि ओयांग इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ, आखिर इस बदतमीज की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे देखने की, मैं इसका वो हाल करूंगा कि आज के बाद ऐसे किसी को नहीं देखेगा। ऑडियंस तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है इस फाइट को देखने के लिए। और यहाँ चूतियान भी रेडी हो गया था कि चलो मरना लिखा ही है तो अगले जन्म में देखूंगा सबको, एक एक से बदला लूंगा। ओयांग अपने तलवार के साथ जैसे अटैक करने के आगे बढ़ता है ना, उसके अटैक को किसी ने 2 फिंगर से रोक लिया था और फिर उसकी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे फेंक देते हैं, जिससे तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर पता लगता है कि ये हिमाकत करने की हिम्मत तो एक खूबसूरत बला की है, जो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। वो तो सीधा चूतियान के पैरों में गिर के कहती है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं, और खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बता रही थी कि मैं लिन्युए हूँ, मुझे ग्रैंड मास्टर ने भेजा है आपकी खिदमत में। बेचारा जिसे आज तक सब लोग बुली करते आ रहे थे, उसे पहली बार मास्टर वर्ड सुनने को मिला है अपने लिए, वो तो यही सुन के शौक में था। इस पर तो वो उस पे एक और बम फोड़ती है कि मुझे आपके बायोलॉजिकल फादर ने भेजा है आपके लिए एक जेट स्लिप देकर। चूतियान ये स्लिप लेते हुए कहता है कि ऐसे पापा जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं। यहाँ उस जेट स्लिप को ओपन करने के बाद उसे पता लगता है कि ये तो उसके फादर का मैसेज है, जो उसे बता रहे थे कि बेटे मैंने तुझे खुद से इतने सालों तक दूर रखा ताकि तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन तेरी हालत तो इतनी खटारा है, तेरी ऐसी हालत देखने के बाद तो मुझे खुद पे शर्म आने लगी है कि मैं तेरा अब्बा हूँ, इसलिए मैंने तेरे लिए 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन भेजे हैं, अब जा ऐश कर। मतलब इसका इस्तेमाल करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना, और जब तू अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। 10 बिलियन मिलने की खुशी में चूतियान बेचारा तो इतना पगला जाता है कि ये भूल जाता है कि अभी उसे नए नए अब्बा मिले हैं, और पैसे को देखकर कह रहा था कि अब मैं टियानफेंग सिटी के सारे सामान को खरीद लूंगा। पैसे मिलने की खुशी तो देखो लड़के
को, ये तक भूल गया कि अभी अभी इसकी बंदी ने से छोड़ा है। दूसरी तरफ उस नमूने ओयांग को दिखाया जाता है जो होश में आने के बाद कह रहा था कि चूतियान, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ फेंकने की, आज तो तुझे मरना पड़ेगा। और ये बोलकर वो उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर लिन मैडम तो ऐसे घूर के देखती है ना, जनाब की आत्मा तक हिल जाती है ऐसा डेथ स्टेयर देखने के बाद। अब उसकी हालत देखने के बाद उसकी नई नई बनी गर्लफ्रेंड श्वे काफी ज्यादा गुस्सा होकर चूतियान को उल्टा सीधा बोलने लगती है। और ये सुनने के बाद लिन एक्टिवेट हो गई थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने की। और फिर वो हवा में उड़कर उसे अपनी पावर की हेल्प से पास बुला के उसका गला दबाने लगती है। उसे हवा में फ्लोट करता हुआ देखकर आसपास के लोग कह रहे थे कि ये वुमन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये युआन यिन फेरी बन गई है जो कि एक सोल स्टेज लेवल के मैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमें पता लगता है कि लिन जितना पावरफुल अभी तक इनकी एकेडमी में कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ टियान को दिखाया जाता है जो लिन से कह रहा था कि छोड़ दो इसे, जाने दो। जहाँ लिन कह रही थी कि मास्टर, इसने आपकी बेइज्जती की है, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। तो टियान का कहना था कि अगर ये बदतमीज है तो होने दो, मैं थोड़ी ना कोल्ड ब्लडेड पर्सन हूँ। और फिर वो शुए से कह रहा था कि सुन लो कान खोल के, आज के बाद से हम दोनों अजनबी हैं, कभी मिले भी तो ऐसे गुजर जाएंगे जैसे कि जानते ही नहीं। अब लिन ने अपनी मास्टर की बात सुन के उसे छोड़ दिया था, जैसे तो मैडम जमीन पे आके गिरती है। और फिर लिन के ये कहने पर कि इस ओयांग का क्या करना है, वो तो घुटने के बल आ जाता है। डर से बेचारे की हालत खराब हो रही थी कि खुद को डॉग बोलते हुए थप्पड़ बजाने लगा था। पर उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद भी चूटियान कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, इसे सजा दे दो। और फिर जाने लगता है। उसके जाने के बाद लिन अपने पावर की हेल्प से ओयांग के सारे डेंटियंस खराब कर देती है। तो ये देखने के बाद आसपास के लोग कहते हैं कि अब से तो ये भी एक वेस्ट बन गया, क्योंकि बिना डेंटियन के तो ये आगे कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। लिन अपना काम निपटाने के बाद अपने मास्टर से पूछ रही थी कि इन नमूनों का क्या करना है जो यहाँ ऑडियंस बन के देख रही है। ये सुनने के बाद तो सारे के सारे इतना डर जाते हैं कि दादाजी बोलकर उसे ग्रीट करने लगे थे। तो ये देखने के बाद चूतियान लिन को कहता है कि चलो इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। उसे जाता हुआ देखकर यहाँ मोहरों का खून खोल रहा था, ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा खा जाएगी। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन चूटियान के साथ वहाँ से जा रही होती है, जहाँ चूटियान उसे थैंक यू बोल रहा था कि इस बार मेरी जान कुछ अजनबियों ने बचाई। तो लिन उसे खुद को थैंक यू बोलने से मना कर रही होती है और कहती है कि मैं त्यान वांगमिंग की मास्टर हूँ जो आपके पीछे रहकर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने वाली है। ये सुन के तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहती है कि मास्टर चौंकने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं है, इतनी खूबसूरत बला उसे प्रोटेक्ट करने वाली है। ये सुन के तो उसका हाजमा बिगड़ जाता है। और यहाँ तो लिन उसे प्रोटेक्ट करने वाली बात पे खुद का सौभाग्य समझ रही थी। तो चूटियान उससे पूछता है कि क्या तुम सच में सोल स्ट्रॉन्ग मैन से भी ज्यादा पावरफुल हो। तो लिन उसे बताती है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर पूरे टियानफेंग सिटी के 3 सबसे पावरफुल लोगों को भी मुझसे फाइट करने के लिए खड़ा कर दिया जाए ना, तो मैं एक चुटकी में उन्हें ढेर कर दूंगी। ये बंदी तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो टियान को कहती है कि 10,000 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स तुम्हारे उस कार्ड में है और बाकी की प्रॉपर्टी तुम्हें धीरे धीरे मिलती रहेगी, क्योंकि ये बस एक छोटा सा हिस्सा था उसकी जायदाद का। ये सुन के तो हमारा हीरो चौड़ में कहता है कि मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मुझे तो बस ये जानना है कितने सालों से तुम लोग थे कहाँ। कितना बड़ा झूठा है, पिछले एपिसोड में ही तो पैसे लेके नाच रहा था। तो लिन उसे गुस्सा करने को मना कर दिए कि शांत हो जाओ, इसके बारे में आपको धीरे धीरे पता लगेगा। फिलहाल तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये है कि आप इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को खर्च करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही टेस्ट तो आपके पापा ने दिया है। कहाँ से मिलते हैं ऐसे पापा? नीकी और पूछ पूछ वो भी खुशी खुशी मान जाता है। इसके बाद लिन टियान को एक आइस क्रिस्टल देते हुए कहती है कि जब भी आप मुश्किल में रहोगे या आपको मेरी जरूरत होगी ना, इस क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देना, मैं तुरंत आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ हाजिर हो जाऊंगी। और वो पकड़ाने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद तो टियान उस क्रिस्टल और उस कार्ड को देख रहा था कि क्या ये सपना है। फिर कहता है कि जाके पहले इसे चेक तो कर लेता हूँ, असली है भी या नकली पकड़ा के भाग गए, लगता है अपनी बिरादरी का है। इसके बाद वो एक पवेलियन के बाहर पहुँचता है, जहाँ का गार्ड उसे रोककर पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। ये जूडो पवेलियन है, यहाँ इतने सारे एक्सपेंसिव चीजें हैं ना कि तुम जैसे चीप लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो त्यान कहता है कि क्या तुम अपने कस्टमर से ऐसे बिहेव करते हो, पर वो तो उसे भगा रहा था ये कहते हुए कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे है भी कि तुम अंदर जा सको। तो ये सुन के त्यान कहता है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। और फिर बंदा काफी जोर में अपना स्पिरिचुअल कार्ड निकाल के दिखाता है, जिसे देखने के बाद तो गार्ड की बोलती बंद हो गई थी। वो आराम से रास्ता छोड़कर उसे अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद टियान को एक फीमेल स्टाफ मिलती है जो काफी ज्यादा रूड थी। वो तो उसे ऐसे मुंह बना के इग्नोर करती है जैसे कि देखा ही नहीं हो। ये देखकर तो बेचारा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज रह गया था। तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि मिस, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पर मैडम तो सामने से गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मुझे परेशान मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से। पर टियान का कहना था कि उसे अपना बैलेंस चेक करवाना है। तो ये सुन के तो वो जोर जोर से हंसने लगती है कि तुम्हारे पास कोई बैलेंस है भी जिसे तुम चेक कराने आए हो? तुम्हारे चिल्लर काउंट करने का टाइम यहाँ पे किसी को नहीं है। तो ये सुन के तो टियान को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर मेरे कार्ड में पैसे हुए भी नहीं तो भी मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, तो अच्छे से ट्रीट करो। तो सामने से वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ सारे लोग एक बराबर है? अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ के कस्टमर भी नहीं हो।
और फिर वो उसका काफी ज्यादा मजाक बनाते हुए उसे जाने को कह देती है। तो ये सुन के तो टियान भी कह देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास और कोई जगह नहीं है, वैसे भी ये पवेलियन बहुत ज्यादा खराब है। तो वो जाने ही वाला था कि पीछे से पवेलियन मास्टर आ जाती है, जो स्ट्रॉन्ग नाम की सर्वेंट को डांटते हुए कहती है कि क्या हम कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार बता रखा है ना कि जोरो पवेलियन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी बिजनेस डील्स होती हैं। रिच पीपल्स, पुअर पीपल्स, जिन्हें भी काम है वो यहाँ आ सकते हैं, तो तुम्हें हर किसी को अच्छे से ट्रीट करना है। उसके बाद वो टियान के पास जाकर कहती है कि इसे माफ कर दो, ये नहीं आई है। साथ में रोंग भी माफी मांग रही थी अपनी मास्टर से। तो यहाँ वो पवेलियन मास्टर टियान को बोलती है कि क्या वो उसका कार्ड ले सकती है बैलेंस चेक करने के लिए, और फिर वो उसका डिवाइस निकाल के कार्ड में बैलेंस चेक करने लगती है। और ये बैलेंस बढ़ते बढ़ते 10 बिलियन तक पहुँच गया था। जैसे जैसे बैलेंस का नंबर बढ़ रहा था, यहाँ पवेलियन मास्टर की हवाइयाँ उड़ रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा बैलेंस वाला कार्ड उन्होंने आज से पहले नहीं देखा। ये हाई लेवल का स्पिरिचुअल कार्ड देखने के बाद रोंग कहती है कि इस तरीके का एडवांस कार्ड इस टीचर के पास क्या कर रहा है? ये लो लेवल का बंदा हेवन लेवल के स्पिरिट कार्ड को कैसे होल्ड कर सकता है? तो उसकी तो इस बात पे पवेलियन मास्टर उसको एक झापड़ रसीद देती है और फिर काफी गुस्से में उसे डरा कर वहाँ से भगाते हुए कहती है कि किसी को भी उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। तूने तो जूडो पवेलियन की रेपुटेशन ही खराब करके रख दी, अब निकल यहाँ से। ये सुन के तो वो वहाँ से फटाफट भाग लेती है। उसके जाने के बाद पवेलियन मास्टर उससे माफी मांग रही थी, पर टियान कहता है कि ये मसला तो कब का सॉल्व हो गया, अब मुझे ये पूछना है कि मैं इन पैसों को यूज कर सकता हूँ, तो मुझे इसे अपने कल्टीवेशन पे यूज करना है, मुझे कुछ दवाइयाँ खरीदनी है। तो क्या तुम 100 बॉडी रिफाइनिंग पिल दे सकती हो जो सबसे बेस्ट हो? उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें टियान को एक रूम में दिखाया जाता है जिसके पास बॉडी रिफाइनिंग पिल की काफी सारी बॉटल्स मौजूद थी, और फिर वो उन बॉटल्स को देखकर सोच रहा था कि ये बॉडी रिफाइनिंग पिल्स कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ा देती है। पर फिर ये भी सच है कि उसे एक्सटर्नल फोर्स का यूज करना पड़ेगा अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए। एक बारी में इतनी सारी पिल्स लेना उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है, लेकिन उसे ये रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि उसे खुद को इम्प्रूव जो करना है वो भी जल्दी से जल्दी। तो इसलिए वो एक एक करके बॉटल को ओपन करके दवाइयाँ निकलना शुरू कर देता है और इसी के साथ कल्टीवेशन भी कर रहा था, जहाँ उसे तकलीफ तो काफी होती है लेकिन अब स्ट्रॉन्ग भी तो बनना था। एक एक करके पिल्स को गटकते हुए सोच रहा था कि बस मरना मत, जिंदा रह लेना सुबह तक। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रात भर कल्टीवेशन करने के बाद वो थक के सो गया था, और फिर पवेलियन से निकलते हुए वो पवेलियन मास्टर को कहता है कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। उसके जाने के बाद पवेलियन मास्टर सोच रही थी कि आखिर ये कौन सा पर्सन है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है और इसके पास हेवनली स्पिरिट कार्ड भी मौजूद है। तभी उसका जासूस बाहर आ जाता है और वो उसे ऑर्डर देती है कि इसके बारे में चुपके चुपके पता लगाओ, पर इसे पता नहीं लगना चाहिए तुम्हारे बारे में। इसके बाद टियान को दिखाया जाता है जो एकेडमी वापस जाते हुए सोच रहा था कि अब वक्त आ गया है जो मेरा है उसे लेने का। और फिर जैसे एकेडमी का दरवाजा खोलता है ना, वे है तो राशन पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ गया था कि पूरी रात शॉपिंग करने में गुजार दी थी, क्या ये कोई वक्त है आने का? तभी वहाँ हमारे मोटू भैया आकर उसे मना करते हुए कहते हैं कि आफ्टर ऑल हम क्लासमेट्स हैं, तुम्हें इतनी रूड तरीके से उससे बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा पोलाइट बनो। पर इसके दिमाग में कहाँ घुसने वाली थी ये बात, वो तो गुस्से में टेबल मारते हुए कहता है कि बहुत देर से झेल रहा हूँ तुझे। पर टियान तो काफी इजीली उससे डॉच कर लेता है। यहाँ टियान का रवैया देखने के बाद मोटू भाई कहता है कि अपनी गलती मान लो, ये 4th लेवल पे है और तुम इससे वीक हो, ये तुम्हें मार देगा। पर टियान का कहना था कि गलती की ही कहाँ है जो माफी मांगनी है, बस ये सुनना था कि वे का तो आधा किलो खून जल जाता है और वो उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि आज तो तेरी टांगे ही तोड़ दूंगा। पर वो तो अपने स्पिरिचुअल अटैक से ऐसा उसे धक्का मारता है, बेचारा कोसों दूर जाकर गिरता है मम्मी मम्मी करते हुए। वैसे ये कुटाई खाने के बाद फाइनली उसे पता लग जाता है कि जो टियान 7th लेवल पे पहुंच गया है उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल सा था, बेचारा बुरी तरीके से डर जाता है। दूसरी तरफ मोटू भाई कह रहे थे कि कल तक तो तुम 2nd लेवल पे थे ना, अचानक से 5 लेवल कैसे कूद गए, वो भी एक रात में? वही तो ऐसे डर कर भागता है जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। वो उसे डर के भागता हुआ देखकर कहता है कि अरे अपने स्पिरिट स्टोन तो वापस ले लो, इतना ज्यादा डर गए क्या? पर वो उसे स्पिरिट स्टोन ऐसे फेंक कर मारता है कि बेचारे की कमर में चोट लग गई थी। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर अपना टोकन लेकर वहाँ से निकल लेता है। जाते जाते वो सीनियर को ग्रीट करके थैंक यू बोल रहा था, पर सीनियर तो उसके थैंक यू से भी डर गए थे। वो तो उन्हें उनका ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चोटियान सोच रहा था कि उसके पास अब कोई रहने के लिए तो जगह बची नहीं है, तो क्यों ना जेंगे ऑफिस में जाकर पता किया जाए कि यहाँ कुछ इंतजाम हो सकता है या नहीं। उसके अंदर जाते ही एक लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है कि अगर तुम पहले यहाँ कभी नहीं आए तो यहाँ अपनी इंसल्ट मत कराना। तो वो उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ जाकर फ्रंट डेस्क की लड़की से पूछ रहा था कि ब्रांच ऑफिस आज खुला है या नहीं, पर फ्रंट डेस्क पे खड़ी दोनों लड़कियां उसकी बेइज्जती करने लगती है कि एक लो लेवल का स्टूडेंट यहाँ जेंगे ऑफिस में आया हुआ है, क्या वो इस ऑफिस को कूड़ादान समझता है जो मुंह उठाकर यहाँ आ गया? पर टियान का कहना था कि बिना मेरी बात सुने एवी फालतू में मेरी इंसल्ट किए जा रही हो, पहले पूछ तो लो कि मैं यहाँ आया क्यों। तो ये सुनने के बाद वो लड़कियां कहती है कि यहाँ लोग रूम रेंट पे लेने के लिए आते हैं, और तुम्हें पता भी है कि यहाँ का सबसे चीपेस्ट प्लेस भी कितना ज्यादा महंगा है, उसकी कॉस्ट 1 साल की पूरी 2000 स्पिरिट स्टोन है, और मेरे ख्याल से इतना तो तुम्हारी 20 साल की एकेडमी की फीस होगी। इसलिए हमारा टाइम वेस्ट मत करो
लो और यहाँ से चलते बनो। तो ये सुन के टियान कहता है काफी गुस्से में कि अगर मैंने पे कर दिया तो वो सर्वेंट कहती है कि अगर तुमने पे कर दिया तो पहले तो मेरी हंसी नहीं रुकेगी, लेकिन अगर तुमने फिर भी रेंट पे कर दिया तो मुझे तुम आज से कुत्ते और बिल्लियों की तरह ट्रीट करना, लेकिन अगर तुम पे नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर अपने डेंटियान को खराब करना होगा। ये वाला डेयर सुनने के बाद तो आसपास के बच्चे भी शॉक हो जाते हैं कि ये लड़की तो सच में लोमड़ी है। पर कुछ भी कहो, मजा बहुत आने वाला है देखने में। ये लड़का कुछ नहीं अपनी मौत को दावत देने वाला है। तो ये बातें सुनने के बाद उसका पार्टनर कहता है कि मैं पक्का श्योर हूँ कि ये पैसे पे नहीं कर पाएगा, और अगर इसने पे कर दिया ना तो मैं यहाँ पड़ा हुआ टेबल खाऊंगा। बस ये सुनना था कि लिन अपना स्पिरिचुअल कार्ड निकाल के देखता है, जिसे देखने के बाद तो वो पीछे हटते हुए कह रहा था, लगता है मेरी टेबल वाली बात किसी ने सुनी नहीं। वो कार्ड देखने के बाद सर्वेंट कह रही थी कि यहाँ पर सिर्फ मीडियम साइज का लोफ्ट अवेलेबल है, वो भी 5 साल के लिए, जिसकी कीमत 20,000 स्पिरिट स्टोन है, तो जल्दी से स्वाइप करके इसे पे कर दो। इसके बाद वो एक गैजेट निकाल के टियान के सामने कर देती है और फिर कहती है कि इस पे स्वाइप करके पैसे पे कर दो, जैसे ही पेमेंट हो जाएगी सेंट्रल पवेलियन तुम्हारा हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद टियान अपना कार्ड देखकर पेमेंट कर देता है और उसकी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद वो लड़का कहता है कि इसका मतलब जो हमने वो अफवाह सुनी थी हेवन लेवल स्पिरिट कार्ड का, वो सच थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ वो स्टाफ सोच रही थी कि बस मैं इसके बारे में इतना गलत सोच रही थी, अब तो इसे पटा लेती हूँ, ये सारी जिंदगी मुझे पे कर सकता है। और फिर चली जाती है टियान के पास मक्खन मारने के लिए कि आज से मैं आपकी सर्वेंट हूँ, जो चाहे करवाना हो आप करवा सकते हैं। लड़की को इतना चिपकते देखकर बेचारा टियान नर्वस हो रहा था और आसपास के स्टूडेंट का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है कि ये लड़की पागल है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। यहाँ तो उस लड़की को इतना ज्यादा चिपकते देखकर टियान को गुस्सा आ रहा था, तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके उसे दूर छटक देता है। उसकी पावर देखने के बाद स्टूडेंट सोच रहे थे एक तो इतना ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से रिच है, पता नहीं इतने फटीचर से कपड़े क्यों पहन रखे हैं, थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेता तो हम गलती नहीं करते ना, जल्दी पहचान लेते कि अमीर है। इसके बाद टियान वहाँ से जा रहा था तो ओनर का लड़का उसे रोक लेता है, जिसका नाम लिन ले था, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर्वेंट को मारने की। ये देखने के बाद स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अब तो ये गया, ये 6th लेवल पर है और ऊपर से ओनर का बेटा है, अब पता नहीं ये इस लड़के का क्या हाल करेगा। दूसरी तरफ टियान उसकी बकवास बातें सुनकर कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे सर्वेंट को ये सिखा रहा था कि कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें भी ये लेसन सीखना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें सिखाने में। तो ये सुनकर तो लिन लाइक काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर टियान उसे इतनी जोर का मुक्का मारता है ना, बेचारे की नाक ही टूट गई थी। इसके बाद उड़ते उड़ते इतनी दूर निकल जाता है, उसके बाद इसे पता लगता है कि हमारा टियान 7th लेवल की बॉडी रिफाइनिंग कंप्लीट कर चुका है। और ये जानने के बाद तो बस उसका खून खौल गया था, इसलिए वो अपने गार्ड्स को बुलाता है कि कोई है, इस लड़के ने मेरी चाबियां चुरा ली है, इसको पकड़ो। तो उसके गार्ड उसकी बात मानते हुए स्वॉर्ड लेकर टियान के साथ फाइट करने आ गए थे, जिन्हें देखने के बाद तो बाकी सारे स्टूडेंट छुप जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। टियान भी समझ जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वो उन दोनों गार्ड्स के अटैक्स को डॉज करते हुए लिन लाई के पास पहुंचकर उसे दबोच लेता है, जिसे देखने के बाद गार्ड्स कह रहे थे कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इसे मारने के बाद हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर शॉपकीपर को पता लगा तो तुम पक्का यहाँ से बच के नहीं जाने वाले। तो टियान कहाँ कम था, वो कहता है कि अगर पास पे आने की कोशिश की ना तो इसका हाथ उखाड़ के अलग कर दूंगा। इसके बाद तो होस्टेज बना लिन लाई भी अपनी जबान खोल लेता है कि मेरे फादर के आने के बाद ना मैं तुम्हें घुटने के बल गिरवा के माफी मंगवाऊंगा। तो टियान अपनी स्वॉर्ड को उसके गले पे रख के कहता है कि क्या कह रहे थे तुम, मैंने ठीक से सुना नहीं, दोबारा बोलना। तो ये तो जोर जोर से अपने पापा को बुलाने लगता है कि कोई है बचाओ। तो उसकी आवाज सुनने के बाद वहाँ एंट्री हो जाती है लिन चाओ, उस दुकान के ओनर की। ये इंसान तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन्होंने एक बार एक स्टूडेंट को मार डाला था क्योंकि इसकी छोटी सी गलती थी, और टियान ने तो इतनी बड़ी गलती की है, उसके बेटे को होस्टेज बनाया, पता नहीं है उसका क्या हाल करेंगे। सारे बच्चे यही सोच रहे थे और दूसरी तरफ लिन लाई खुश हो रहा था अपने पापा को देख के, और यहाँ टियान भी उन्हें अपने सामने देखकर सोच रहा था कि ये फाउंडेशन लेवल पर तो होंगे, लगता है वक्त आ गया है उस क्रिस्टल को यूज करने का। वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा था कि लिन चाओ उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और वो भी उसे ग्रीट करते हुए मास्टर बोल रहे थे, साथ में अपने बेटे की गलती के लिए सॉरी भी बोल रहे थे। अब इस चीज की उम्मीद तो किसी को नहीं थी, सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वैसे ये रवैया देखने के बाद तो खुद टियान भी शॉक में था, पर लिन लाई तो अपने फादर को डांटते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे बचाइए ना। पर उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि पता नहीं तूने क्या गलती की है, लेकिन तेरे जैसा बेटा पाकर तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। और ये रिएक्शन देखकर गार्ड भी लाइक ये हमारे मालिक नहीं हो सकते। दूसरी तरफ टियान लिन से पूछ रहा था, सच बता ये तेरे अब्बा है भी या नहीं। मिस्टर चाओ टियान को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे थे जैसे उसे लिन करती है।
वो कह रहे थे कि आप इस मसले को अपनी तरीके से हल कर लो। ये सुनने के बाद तो टियान ने उसको छोड़ दिया था और फिर वो अपने क्रिस्टल को लेके सोच रहा था कि कहीं इस पर्सन को उसकी आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं पता। गार्ड्स भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये कौन सा बड़ा आदमी है जिसके लिए हमारे मालिक ऐसे बिहेव कर रहे हैं, और फिर मिस्टर चाओ के देखने पर सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। टियान उन्हें सारी बातें समझाता है कि किस वजह से वो लिन को पकड़ रहा था, तो वो उसे थैंक यू बोलते हैं इसे ना मारने के लिए। इसके बाद तो लिन रगड़ते रगड़ते अपने डैड के पास जाकर कहता है कि आप माफी क्यों मांग रहे हैं, आपको तो इसको पकड़ के इसका मुंह तोड़ देना चाहिए ना। पर उसके डैड तो इस बात पे उसकी लात घूंसों से ऐसी कुटाई करते हैं कि वो भी सोच रहा होगा कि इससे तो अच्छा होता कि टियान ही मुझे मार देता। बेचारा टियान ये देख के खुद भी शौक में चला जाता है। अब तो लिन को ही चाहकर टियान से माफी मांगनी पड़ती है। ये सब देखकर टियान कह रहा था मिस्टर चाओ से कि आप बहुत ज्यादा क्रूर हो गए, तो वो उससे दोबारा माफी मांगते हुए गार्ड्स को कहते हैं कि इसे लेके जाओ, थोड़ी मरहम पट्टी कर देना। और यहाँ टियान सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। इधर लिन चाओ टियान से कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप यहाँ पर रूम रेंट पे लेने आए थे, पर मेरी मेड ने आपको नॉर्मल रूम दिया है, मैं आपको सबसे बेस्ट रूम देना चाहता हूँ। अब बेटे की इतनी बुरी हालत हुई थी, मेड्स की क्या हालत होती, ये सोचने के बाद तो वो भी टियान के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगती है। ऐसे नजारे देखने के बाद टियान तो अपना सर ही पकड़ लेता है और फिर वो सबको शांत होने के लिए कह रहा था, जिसके बाद लिन चाओ टियान के लिए सबसे बेस्ट रूम का कार्ड लेकर आते हैं, जो इस पूरे जांगे ऑफिस में सबसे बेस्ट कहलाता है। उनकी बातें सुनने के बाद तो सारे स्टूडेंट शॉक में थे ही। टियान सोचता है कि क्या उसे ये रूम लेना चाहिए, थोड़ा सोचने के बाद ले लेता है और फिर वहाँ से खुशी खुशी जाते हुए कहता है कि अगर मुझे सर्विस अच्छी लगी तो मैं दोबारा जरूर आऊंगा। ये सुनने के बाद तो गार्ड कहते हैं कि अभी भी दोबारा आना है। वो काफी गुस्से में सबको ऑर्डर देकर कहते हैं कि ये कचरा साफ करो। उनके जाने के बाद सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि मास्टर ने ऐसा क्यों बिहेव किया, और फिर खुद ही जवाब देने लगते हैं कि शायद वो टियान के लेवल से डर गए होंगे। थोड़ी देर बाद हमें लिन जाओ को दिखाया जाता है जो अपने पवेलियन में एंटर होने वाला था कि तभी पीछे से लिन आ जाती है कि अगर तुम थोड़ी देर पहले पहुंचते तो ये मैटर इतना आगे नहीं बढ़ता। अब पता लगा कि टियान को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही थी। लिन की आवाज सुनने के बाद तो पवेलियन मास्टर बुरी तरीके से कांपने लगते हैं कि सॉरी, मैं अपने बेटे को अच्छे से नहीं सिखा पाया। तो ये सुनने के बाद लिन कहती है कि मुझे ज्यादा बकवास नहीं करनी है तुमसे, इस बार तो तुम्हें माफ करी हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो उसके बोलने से पहले ही पवेलियन मास्टर कहते हैं कि मैं दोबारा ये टाइम आने ही नहीं दूंगा। तो वो उसे समझदार कहते हुए हवा की स्पीड से निकल लेती है और उसके जाने के बाद पवेलियन मास्टर राहत की सांस ले रहे थे। इसके बाद लिन को दिखाया जाता है जो टूटी फूटी हालत में लेटा हुआ था। तभी उसके डैड उसके सामने आते हैं और वो उनके ऊपर सवालों की बारिश कर देता है कि आपने सबके सामने मुझे क्यों पीटा। तो उसके डैड उसे शांत कराते हुए काफी धीरे धीरे बोल रहे थे कि अगर मैं तुझे आज पीटता नहीं ना तो पूरा का पूरा जांगे ऑफिस गायब हो जाता टियानफेंग सिटी से। ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ उसके डैड कहते हैं कि शुक्र मना, लात घूसों से तेरी जान बच गई। तो ले का कहना था कि आप उससे क्यों डर रहे, उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसके पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो है ना उसके पास बहुत पावर है। अब सोल स्टेज स्ट्रॉन्ग मैन के नाम पर तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इतना पावरफुल पर्सन। तो यहाँ ले को भी पता लग जाता है कि उसके पूरे टियानफेंग सिटी में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो इतना स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ तक कि टियानफेंग एकेडमी के चीफ भी फॉर्मेशन स्टेज पर है। तो वो सवाल करता है कि आखिर इतना पावरफुल पर्सन उसके पीछे क्यों है। तो लिन चाओ से बताता है कि टियानफेंग सिटी का नहीं है, बल्कि वो चेंशी कंट्री का यंग मास्टर है। ये सुनने के बाद तो वो और ज्यादा शॉक होते हुए अपने सवाल बढ़ा देता है कि अगर वो इतने पावरफुल फैमिली का यंग मास्टर है तो यहाँ इतना गरीब बन के क्यों रह रहा था। पर इस सवाल का जवाब तो लिन चाओ को भी नहीं पता था। वो कहते हैं कि ऐसा टियानफेंग सिटी के लॉर्ड ने कहा है। अब उनसे ये सवाल कौन पूछने जाएगा, इसलिए वो तो अपने बेटे को नसीहत दे देता है कि उस पर्सन से अगर दोबारा मिलना ना तो पंगा मत ही लेना, हो सके तो दोस्ती कर लेना। उनकी इस नसीहत के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है कि हमारा टियान पहुंच गया था मैनेजमेंट ऑफिस, जहां ऑफिस के बाहर खड़े होकर वो सोच रहा था कि एक बार फिर से सोच ले क्या तुझे अंदर जाना है, और फिर अपने हाथ को देखने लगा था जो काफी बुरी तरीके से शेक कर रहा था। ये देख के वो कहता है कि पता नहीं मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो जाता हूँ, एक अजीब सा डर लगने लगता है यहाँ आने के बाद मुझे। और फिर एक गहरी सांस लेकर मोटिवेट होते हुए कहता है कि अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, और थोड़ा जोश जगाते हुए कहता है कि तुम कर सकते हो, चलो अब अंदर जाने की बारी आ गई। और फिर अंदर जाने के बाद काफी रिलैक्स होके सोच रहा था कि बस एक ऑफिस ही तो है और कुछ नहीं। तभी पीछे से उसे भीड़ सुनाई देती है और वो उनसे डरने लगा था, और फिर उनको अपनी तरफ तेजी से आता देखकर वो भी भागना स्टार्ट कर देता है। पर भीड़ तो आगे बढ़ने के लिए इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसे जमीन पे गिरा के उसे कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं। बेचारा उनके पैरों के नीचे आकर तो पूरा पापड़ बन गया था। और फिर खुद को संभाल कर खड़े होते हुए कहता है कि बेशक मैं रिच हो गया हूँ और मेरी फाइनेंशियल हालत ठीक हो गई है, लेकिन आज भी ट्यूशन फीस पे करने के लिए मुझे इतनी लंबी भीड़ का सामना करना पड़ता है। और जाके एकदम लाइन के आखिर में लगकर ये चेक करने की कोशिश कर रहा था कि कितने लोगों
लोगों के बाद उसका नंबर है। लाइन देखने के बाद तो सोच रहा था पता नहीं है इस जन्म में खत्म होगी भी या नहीं, मुझे और भी बहुत सारे अर्जेंट काम है। और फिर अपना दिमाग दौड़ाते हुए सोचता है कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं। और इसके बाद अपने सामने वाले पर्सन को कह रहा था कि क्लासमेट क्या आप अपनी पोजीशन मुझसे चेंज करेंगे। वो बेचारा गुस्सा करने ही वाला था कि वो उसके सामने स्पिरिट स्टोन रख देता है कि मैं बदले में आपको 3 स्पिरिट स्टोन भी दूंगा ना। ये देखने के बाद तो उसकी आंखें चमक जाती है और वो फटाफट उसकी बात को मानकर पीछे चला जाता है। और टियान इस ट्रिक को यूज करने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल स्टोन देकर उनकी जगह ले रहा था। और ऐसा करते करते वो 5 स्टूडेंट्स के पीछे पहुंच जाता है और फिर काफी खुश होकर सोच रहा था कि बस अब 5 ही बचे, एकदम आगे पहुंच जाऊंगा। पैसे साथ में हो तो कितना आसान हो जाता है ना लोगों को कन्विंस करना। पर तभी एक मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा इंसान आकर उसे धकेलते हुए उसकी जगह पर आ जाता है। ये देखने के बाद तो वो इतना ज्यादा गुस्सा होकर उसे कह रहा था कि हेलो इधर देखो, किससे पूछकर तुम लाइन में बीच में घुसे, वो भी मेरी जगह पे। सारे बच्चे तो उसकी बहादुरी देखकर डर रहे थे कि क्या इसे डर नहीं लगता। दूसरी तरफ जब वो हट्टा कट्टा इंसान टियान को घूर के देख के कहता है क्या है, तो थोड़ी देर के लिए उसकी भी हालत खराब हो गई थी कि ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। पर फिर भी अपना जोश नहीं कम करता। वो कहता है कि तुम किससे पूछ के लाइन में घुसे। तो ये पर्सन भी शायद कुछ ज्यादा ही चौड़ में था। वो कहता है तुमसे मतलब, अपना काम करो ना जाके बस। अब ये बात तो हमारे हीरो के दिल पे लगी थी और उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और वो काफी गुस्से में कह रहा था कि पीछे हटो मेरी जगह से। वो बंदा तो उसे इतना डेडली लुक दे रहा था जिसे देखकर तो बाकी स्टूडेंट कहते हैं अब तो ये मरेगा। और वो टकलो इंसान भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या कहा तूने, और आते ही एक जोरदार पंच दे मारता है जिसे तो हमारे हीरो ने एक हाथ से रोक लिया था, जिसके बाद वहाँ काफी पावरफुल एनर्जी निकलती है। आसपास के स्टूडेंट्स को भी वो प्रेशर फील हो रहा था। यहाँ टियान के उस पहलवान का हाथ पकड़ने पे वो कहता है कि मेरा हाथ छोड़ वरना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा। भाई को धमकी। वो कहता है क्या हाल करोगे बताओ जरा। इस बात पे तो वो उसे दूसरा पंच मारने वाला था कि टियान उसे उठाकर जमीन पे पटक देता है। और उसका हाथ मुड़ने की वजह से उसे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो तो टियान से माफी मांगने लगता है कि अंकल प्लीज माफ कर दो ना, जाने दो, आज के बाद आपको परेशान नहीं करूंगा। तो अब तो हमारे हीरो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उसके सामने कुछ स्पिरिट स्टोन फेंक कर कहता है कि जाके अपना हाथ डॉक्टर को दिखा लेना और ध्यान रखना कि फ्यूचर से मेरी बातें माननी है। ये पहलवान तो फटाफट स्पिरिट स्टोन बटोर कर वहाँ से निकल लेता है। उसके वहाँ से फटाफट भागने के बाद सारे बच्चे टियान से डरने लगे थे कि कहीं ये उन्हें न धो दे। वो लोग सोच रहे थे कि इतना ज्यादा फेमस और पावरफुल पर्सन कहाँ था, हमने इससे पहले तो इसे कभी एकेडमी में नहीं देखा, ये तो कितना ज्यादा हैंडसम भी है। और दूसरी तरफ टियान को तो पूरा रास्ता साफ मिला था। वो सीधा ऑफिस में घुस जाता है। टियान को ऑफिस में देखने के बाद मैनेजर जाओ गुस्सा होते हुए कहते हैं कि सबसे गरीब बच्चा पहले क्यों आ गया, तुम्हें इस साल भी अपनी फीस माफ करवानी है ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्कूल से नहीं निकालने वाला, पिछले साल की फीस के साथ ये वाला फीस भी जोड़ दूंगा तुम्हारा। ये सुन के टियान कहता है कि मैनेजर जाओ को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस साल के साथ साथ अपने सभी सालों की ट्यूशन फीस पे करने वाला है। बेचारे मैनेजर जाओ को तो ये सुन के इतना बड़ा झटका लगता है कि हंसने लगे थे। और फिर वो कहते हैं कि अगर मुझे पता ना होता कि तू इस कॉलेज का सबसे गरीब स्टूडेंट है तो मैं तेरी बातों पे भरोसा कर लेता, पर अब जब तूने मुझे इतना ज्यादा हंसाया है उसके बावजूद भी मैं तेरी फीस नहीं माफ कर सकता, तो अगर आगे पढ़ना है तो फीस पे तो करना पड़ेगा। ये सुन के तो टियान को और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि सब लोग क्यों कह रहे हैं कि टियान फैन एकेडमी इतनी ज्यादा बुरी होती जा रही है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि तुम जैसा इंचार्ज स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, इस वजह से कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब होती जा रही है। अब तो मैनेजर का भी खून खौल जाता है। वो टेबल पे अपना हाथ मारते हुए कहते हैं कि क्या कह रहे थे तुम। तो टियान कहता है कि मैं तो कह ही रहा था ना कि मैं फीस देने आया हूँ, फिर इतनी बकवास करने की जरूरत क्या थी। तो अब ये बात सुन के मैनेजर जाओ अपने मन में सोच रहे थे कि देखता हूँ अगर तूने इस बार अपनी फीस पे नहीं की ना तो फिर तेरा वो हाल करूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। और फिर वो उसका बही खाता निकाल कर उसे बताते हैं कि पिछले कुछ सालों के कर्जे और इस साल की ट्यूशन फीस मिलाकर 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने होंगे। तो अब बताओ ये 500 स्पिरिचुअल स्टोन तुम कैसे पे करोगे, टिकट देना चाहते हो या कार्ड स्वाइप करना चाहते हो। अब देख लिया नतीजा मेरे खिलाफ जाने का, सारे पैसे पे कर देना। तो टियान मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास टिकट नहीं है तो क्या स्पिरिचुअल स्टोन्स चलेंगे। तो मैनेजर जाओ खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। तो अब टियान एक नॉटी सी स्माइल के साथ चुटकी बजाता है और फिर बाहर के स्टूडेंट्स को चिल्लर गिरने की आवाज आ रही थी और साथ में मैनेजर जाओ के चिल्लाने की भी। तो कुछ स्टूडेंट्स कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, पर तभी तो एक दरवाजा लेकर उसके सामने गिर जाता है और सामने का नजारा देखने के बाद तो उसकी भी हालत खराब हो गई थी। मैनेजर जाओ चिल्लर के नीचे ढके पड़े थे और सबको कह रहे थे कि मुझे बचाओ, और टियान उनके सामने काफी रिलैक्स मोड में खड़ा होकर कह रहा था कि मैंने पूरी पेमेंट कर दी है, अब आप इसे धीरे धीरे गिन सकते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर जाओ उस बोझ की तरह से निकलने की काफी कोशिश कर रहे थे पर निकल नहीं पाते, इसलिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ एक बड़ा सा धमाका करके बाहर आते हैं और फिर पता लगता है कि इतने चिल्लर के नीचे दब गए थे कि कुछ तो उसके मुंह में घुस गए थे। अब धमाके की वजह से वो सारे चिल्लर इधर उधर बढ़ जाते हैं और अब तो बेचारे मैनेजर को उन चिल्लर को काउंट करने के साथ साथ उन्हें बीनना भी था। तो वो काफी गुस्से में टियान को
कहते हैं कि तुझे तो मैं यहाँ से बच के जाने नहीं दूंगा, पर वो तो वहाँ से भागने लगता है और जाते जाते मैनेजर को चिढ़ा भी रहा था। कितना ज्यादा नॉटी है ना ये। उसकी ऐसी नॉटीनेस के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चूटियान को, जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में था और उसे उसके फादर की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कह रहे थे कि बच्चे मैं तुम्हारा पापा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई एक हिडन टैलेंट मौजूद है और इस टैलेंट का पता लगाने के लिए वो उसे एक टास्क देते हैं। इस टास्क के अकॉर्डिंग टियान के फादर ने उसे जितने भी स्पिरिट स्टोन दिए, मतलब वो 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन, उसे पूरे के पूरे स्टोन्स को 3 महीने में खत्म करना है। यहाँ हमारे पापा डांटते हैं पैसे खर्च करने से, इसके पापा उड़ाने को कह रहे हैं, और वो भी 1 आध रुपए नहीं 10 बिलियन। अच्छा कमेंट करके मुझे बताना तो कि 10 बिलियन में कितने ज्यादा जीरो होते हैं, क्या आपको पता है? इसके बाद टियान के डैड उसे कहते हैं कि अगर तुमने ये पैसे खर्च कर दिए ना तो इसके बाद तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ और हिस्सा मिलेगा। तो ये सुन के टियान खुश होकर कहता है कि पापा ये तो बहुत आसान है। अब वो भी तो उसके अब्बा ठहरे, कहते हैं कि पहले पूरी कंडीशन तो सुन लो, अभी से इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। जहाँ पहली कंडीशन ये थी कि पैसे खर्च करने की कोई वजह होनी चाहिए और वो वजह लीगल होनी चाहिए। 3 महीने होने के बाद उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये था कि उसे किसी और के ऊपर खर्च नहीं करना, बल्कि उसे सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स अपने ऊपर खर्च करना है, अपने लिए खर्च करना है। तीसरी कंडीशन ये थी कि उसे फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, लाइक जो पसंद आया वो खरीद लिया, जो खाने का मन किया वो खा लिया, कि फिजूल खर्चे करके ही सारे पैसे उड़ा दिए। इसके बाद वो कहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तुम्हें किसी भी प्रॉपर्टी को खराब नहीं करना है और 3 महीनों का टाइम है तुम्हारे पास पूरे टियानफेंग एकेडमी का बेस्ट मास्टर बन के दिखाना है। इसके बाद उसके डैड उसके ऊपर लाइटनिंग करके उसे थोड़ी सी हेवनली पावर देते हैं, जैसे तो हमारे टियान का पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है और अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। जहाँ उसके डैड कहते हैं कि इस पावर का यूज तब करना है जब वो कहीं फंस गया हो। अब इतना सब कुछ समझाने के बाद वो उसे बड़े प्यार से कहते हैं आप फुटो यहाँ से। वापस आने के बाद वो नींद से उठता है। उसे तो लग रहा था कि ये सपना है, लेकिन फिर जब उसकी नजर अपने कपड़ों पे पड़ती है तो उसे यकीन हो जाता है कि हाँ ये सच था। तभी टियान को अचानक से याद आता है कि आज तो उसकी क्लास है, उसे फटाफट कॉलेज जाना होगा। तो वो फटाफट कॉलेज के लिए दौड़ लेता है। जहाँ वो अकेडमी जाते हुए रास्ते में सोच रहा था कि 3 महीने में उसे इतने सारे स्पिरिट स्टोन खत्म करने हैं, साथ में उसे टियानफेंग एकेडमी का मोस्ट पावरफुल पर्सन भी बनना है। पता नहीं आखिर उसके डैड के दिमाग में चल क्या रहा है, चाहते क्या है। इसके बाद हमें नोटिस बोर्ड के सामने कुछ बच्चों की भीड़ दिखाई जाती है जो आपस में टियान के बारे में बात कर रहे थे। देखो क्या ये वही लड़का है ना जिसने फाइनेंस ऑफिस में टीचर के साथ मस्ती की थी। पर टियान का आउटफिट चेंज था जिससे उन्हें लगता है कि ये वो लड़का नहीं है, वो तो काफी गरीब था, ये तो काफी रिच है। पर गौर से देखने पर उन्हें पता लग जाता है कि अरे ये तो अपनी ड्रेस चेंज करके आया है, तो ये वही। और अब तो उन्हें ये भी महसूस हो जाता है कि टियान की पावर भी इंक्रीज हो गई है। अब उन लोगों ने पहले वाली टियान की फाइट देखी थी तो वो इससे डर के जाने लगते हैं कि हम चार्ट बाद में देख लेंगे। जब तक चू टियान नोटिस बोर्ड के आगे पहुंचा था तब तक सारे बच्चे रास्ता बदल के निकल लेते हैं और वो मन में सोच रहा था कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग हुआ, ड्रेस चेंज करते ही सबका रवैया चेंज हो गया। तभी पीछे से एक लड़की उसे छूकर डरा देती है। उसकी तो जान निकलने वाली थी, फिर वो खुद को कंट्रोल करता है। जहाँ सामने वाली लड़की पूछ रही थी कि तुम्हें कौन सी क्लास में असाइन किया गया है, उसे खुद भी कहाँ पता था, तो वो नोटिस बोर्ड चेक करने लगता है। जहाँ काफी देर तक सर्च करने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी क्लास टीचर श्याओनिंग होने वाली है। तो ये सुनने के बाद तो उसकी साथ वाली लड़की के होश उड़ जाते हैं। क्या श्याओनिंग? उसका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद यान पूछ रहा था इतना क्यों चौंक रही हो? तो वो लड़की काफी डरते हुए कहती है तुम्हें नहीं पता, टीचर श्याओनिंग पूरे टियानफेंग एकेडमी की फेमस डेविल टीचर के नाम से जानी जाती है। तुम्हें नहीं पता उनका गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत बुरे टेम्पर की है। वो तो स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे काम करने को कहती है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं, बहुत खतरनाक है वो, बहुत ज्यादा। उसके बारे में सोच सोच कर इस लड़की की हालत खराब हो रही थी। तो ये सुनकर टियान कहता है कि चल पागल, ऐसी थोड़ी होगी। तो ये सुनने के बाद वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें शक्ल से झूठी लगती हूँ? जो भी उनकी क्लास से पढ़ के निकलता है ना, या तो वो मर जाता है या तो उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है ना कि सीधा बिस्तर पे पहुंच जाता है। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर अपनी जान बचानी है ना तो यहाँ से भाग लो। और हमारे टियान का रिएक्शन तो ऐसा था कि है बड़ा। और फिर वो कुछ सोचता हुआ पहुंच जाता है अपनी क्लास के सामने। जहाँ जाने के बाद बस वो उसी लड़की की बातों को सोच रहा था कि क्या वो सच थे या झूठ। और फिर खुद को समझाते हुए कहता है कि नहीं, वो लड़की पागल थी, शायद बड़ा चढ़ा के बोल रही होगी। और फिर वो क्लास के अंदर जाकर टीचर को खुद से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मैं यहाँ का न्यू स्टूडेंट हूँ। वो तो उसे काफी गुस्से में घूर के देख रही होती है और फिर कहती है कि अच्छा तो तुम नए स्टूडेंट हो, नाम क्या है तुम्हारा? और वो इतने गुस्से में देख रही होती है ना कि बेचारी टियान की हालत खराब हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए अपना नाम ही भूल गया था और इतनी ही देर में हमारी टीचर का सब्र खत्म होकर उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। वो पकड़ के अपना चौक उठाकर दे मारती है उसे, जिसे वो आसानी से डॉच कर चुका था। पर ये अटैक पावरफुल था क्योंकि उस चौक के चीथड़े उड़ जाते हैं। और फिर वो टियान के पास काफी गुस्से में आते हुए कहती है इतना ज्यादा हेसिटेट कर रहे हो नाम बोलने में, मुझे इस तरह के डरपोक और स्टूपिड बच्चे अपनी क्लास में नहीं चाहिए, इसलिए बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? तो टियान टीचर को अपना नाम बताते हुए कहता है कि वो बॉडी रिफाइनिंग क्लास से आया है। तो टीचर उसके बारे में सुन के स्माइल करते हुए कहती है कि जाकर बैठ जाओ। उसके बैठने के बाद टीचर सबसे कहती है कि अब जब सारे लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं सबको अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम टीचर
श्याओनिंग है और तुम लोग मुझे टीचर श्याओ के नाम से बुलाओगे। और अब जब तुम सबको मेरी क्लास में असाइन किया गया है तो तुम लोगों को मेंटली और हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। तुमने किसी न किसी के मुंह से तो सुना ही होगा कि टीचर श्याओनिंग कितनी ज्यादा रूड है और कितनी अच्छे से रूल्स को फॉलो करती है। अब तुम लोग अगर मेरी क्लास में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें कोई टास्क दिया और तुम उसे 3 बार से पहले कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम लोगों को वापस पिछली वाली क्लास में भेज दिया जाएगा, मतलब फेल कर दिया जाएगा। और इसके बाद तुम्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा उस क्लास को पढ़ने की जो पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हो। ये सुनने के बाद तो बच्चों की हालत खराब होने लगती है कि जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा रूड है। इसका मतलब इनके बारे में जो अफवाहें उड़ रही थी वो सच था। उनमें से तो कुछ बच्चे वापस जाने की तैयारी करने वाले थे। और यहाँ हमारा ट्यान सोच रहा था कि कुछ तो बात है इस टीचर में, सबसे अलग है। टीचर सबको शांत कराते हुए कहती है कि अब जब तुम लोग इस क्लास के स्टूडेंट हो तो क्लास में मॉनिटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक बॉक्स प्रिपेयर किया है जिसमें तुम सभी के नाम मौजूद है। और अब मैं अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके तुम में से 2 पावरफुल स्टूडेंट्स को छांट कर बाहर निकालूंगी, जिसमें से एक क्लास मॉनिटर होगा और दूसरा डेप्यूटी मॉनिटर। तो इन सब में तो हमारे ट्यान को कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। दूसरी तरफ टीचर श्याओनिंग अपने पावर का यूज करके 2 चट बाहर निकाल लेती है। जहाँ पहला नाम एक लड़की का निकलता है जिसका नाम निंग था। टीचर उसे अपॉइंट कर देती है डेप्यूटी मॉनिटर के तौर पर। तो वो तो इस पोस्ट को काफी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद टीचर चूटियान को खड़े होने को कहती है। उसके खड़े होने के बाद टीचर अनाउंस करती है कि ये आज से पूरी क्लास का मॉनिटर है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि टीचर क्या आप किसी और को नहीं बना सकती हैं? तो टीचर काफी साफ साफ शब्दों में कह देती है कि नहीं, अब बैठ जाओ, क्योंकि अब उन्हें पूरी क्लास को प्रोसेस बताना है एंट्रेंस एग्जाम का। तो ये सुनने के बाद ट्यान कहता है कि चलो मान लेते हैं टीचर की बात, अभी तो यहाँ अकेडमी का मास्टर भी बनना है, इतनी जल्दी पंगा लूंगा तो फंस जाऊंगा ना। उसके नीचे बैठने के बाद पीछे से निंग उसे बुलाते हुए कहती है कि अब से हम दोनों क्लास मॉनिटर है तो आप मेरा ख्याल रख लेना प्लीज। ये सुनने के बाद तो हमारा ट्यान ब्लश करने लगता है और ये देखकर उस लड़की को हंसी आ रही थी। यहाँ टीचर सबको बताती है कि एंट्रेंस टेस्ट परसों स्टार्ट होंगे, इसलिए उस वक्त सारे स्टूडेंट को सुबह सुबह स्कूल हॉल में इकट्ठा होना होगा। इसके बाद वो बोर्ड पे एक ड्राइंग बनाने लगती है और कहती है कि ये उस टारगेट का है जिसे उन्हें हंट करना है। और ये खतरनाक मॉन्स्टर टियानफेंग एकेडमी के पीछे जो माउंटेन है वहाँ पाया जाता है। ये 3rd लेवल का मॉन्स्टर बीस्ट था जिसे देखने के बाद सबकी हालत खराब होने लगती है कि इस बीस्ट को तो कोई फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट भी नहीं मार सकता। वो लोग तो अभी नए नए हैं, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर थे। उन सभी को तो लगता है कि ये टास्क बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, वो कर ही नहीं पाएंगे। अब टीचर सबको फेल कर देगी और उससे भी बुरा होगा अगर उस मॉन्स्टर के हाथों मर गए तो वो टीचर से पूछ रहे थे कि क्या वो स्कूल ड्रॉप कर सकते हैं। तो टीचर कहती है कि नहीं, ये अलाउ ही नहीं है जब तक तुम ट्राई ना कर लो। अब ये सब जहाँ सबको डरा रहा था वहीं हमारे ट्यान को इंटरेस्टिंग लगता है और वो एक मिस्टीरियस सा लुक भी देता है। उसके इस मिस्टीरियस से लुक के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ट्यान रास्ते में चलते हुए यही सोचता है कि कैसे उसे इस टास्क को कंप्लीट करना होगा। वैसे यहाँ वो अपने रिच होने पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अब वो स्टीमन का हंट अच्छे से कर सकता है और उसी के साथ उसे 3 महीने में मास्टर भी तो बनना है। उसके फादर ने जो उसे टास्क दिया है उसे कंप्लीट करते हुए उसे काफी सारी मेडिसिन खरीदनी होगी, वेपन्स खरीदने होंगे ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो वो यही सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था कि पीछे से उसे वेहाई रोक लेता है। पीछे मुड़ने पर उसे पता लगता है कि वेहाई अपने साथ काफी सारे चमचों को लेकर आया उसे पीटने के लिए, जो आगे बढ़ते हुए अपना परिचय दे रहे थे कि वो सभी 7th लेवल पर है और यहाँ स्पेशली ट्यान की कुटाई करने आए हैं। वेहाई का कहना था कि मुझे अकेले को पीट कर तुम ज्यादा चौंड़ रहे थे ना, अब इन तीनों को अकेले संभाल के दिखाओ, फिर देखता हूँ कितने ज्यादा पावरफुल हो। तो जैसे ही उनमें से एक बंदा आगे आकर हमारे ट्यान को पीटने वाला था कि वो अपने हेवनली बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उसके पंच को काफी इजिली रोक लेता है और एक किक के साथ उसे कोसों दूर भेज दिया था। और ऐसे ही एक एक करके वो इन तीनों को निपटा देता है अपने लात घूसों से। उन तीनों की ऐसी अधमरी हालत देखने के बाद वेहाई की हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि तुम भी तो 7th लेवल पर हो ना, फिर अपने जैसे 7th लेवल के 3 बंदों को अकेले कैसे पीट सकते हो। तो ये सुनने के बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है क्योंकि मैं जीनियस हूँ ना, और मन में सोच रहा था कि ये तो पप्पा की मेहरबानी है, इतनी अच्छी बॉडी जो दी है। उसे अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर वेहाई की हालत खराब हो जाती है। वो उसके सामने उसे दादाजी बोलते हुए ग्रीट करने लगता है कि आइंदा से उसे कभी परेशान नहीं करूंगा, बस इस बार छोड़ दे। तो उसकी ऐसी डरी डरी हालत देखने के बाद ट्यान कहता है कि ये लास्ट टाइम है जब वो उसे जाने दे रहा है, वरना वो इतना अच्छा बन के नहीं रहने वाला। तो अपनी जान बचने पर वो सारे वहाँ से भाग लेते हैं और फिर उनके जाने के बाद ट्यान सोचता है कि चलो ये मुसीबत तो फ्यूचर के लिए टल गई, फिलहाल तो उसे स्पीड पकड़नी होगी अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। और फिर अपने मन में सोच रहा था कि लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है ना जब उसके पास गोल होते हैं। वैसे ये बात तो उसने 100% सच कही। क्या आपकी लाइफ में भी कोई गोल है जिसे आपको अचीव करना है? इसके बाद हमें जूडो पवेलियन की ओनर को दिखाया जाता है जो अपने सर्वेंट को कुछ समझा रही थी कि तभी वहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है चू ट्यान के वहाँ आने की। तो वो तो खुशी से नाचते हुए उसके पास पहुँच जाती है कि मास्टर चू ट्यान आप यहाँ। उसको इतना एक्साइटेड देखकर ट्यान भी सोच रहा था कि मैडम क्या आप ठीक है? उससे लग रहा था कि कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। पर ये मिस तो उसके क्लोज जाकर उसे फ्लर्टिंग करते हुए कहती है कि क्या आप ठीक है? तो वो उसका
उसका हाथ झटक के कहता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो उससे डायरेक्टली कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ कुछ सामान खरीदने आऊँ। पहला तो कियान कुन बैग और दूसरा उसे काफी पावरफुल सील तिलिस्मान चाहिए जिसकी पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए और रेट की चिंता उसे नहीं करनी। ये सुनने के बाद वो ओनर तोंग काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि क्या आपको सच में यूनिवर्स बैग चाहिए और फर्स्ट ग्रेड की हाई लेवल तिलिस्मान। वैसे इतने रेयर आइटम के बारे में सुनने के बाद सभी लोग शौक होकर उनके पास आने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई पर्सन इतनी महंगी चीजें खरीदने आया है, क्योंकि ये इतने ज्यादा रेयर आइटम है कि इतने में तो प्रिंस एक कासल खरीद ले। इधर टियान उन सबका रिएक्शन देखने के बाद ओनर तोंग से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हारे जूडो पवेलियन में ये सामान भी नहीं मिलता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो ओनर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है मिलता है ना, एक मिनट ठहरिए तो सही। तो ये देखने के बाद टियान उसका हाथ झटक देता है और काफी रूड अंदाज में कह रहा था तो फिर जल्दी लेकर आओ। ये सुनने के बाद ओनर तोंग काफी शर्माते हुए अपने सर्वेंट को बोलती है कि वेयर हाउस का दरवाजा ओपन करो। ओनर तोंग की ऐसी हरकतें देखने के बाद सब लोग सोच रहे थे कि आखिर ये पर्सन कौन है जिसने ओनर को ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर दिया। तो ये सुनने के बाद उसका साथ वाला पर्सन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो जानना पड़ेगा कि आखिर ये किसका बेटा है जो ओनर तोंग के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। इसके बाद ओनर तोंग को दिखाया जाता है जो टियान का बताया हुआ सारा सामान लाकर उसे दिखाती है और फिर कह रही है कि उसका जूडो पवेलियन टियानफेंग सिटी का सबसे बेस्ट शॉप है, यहाँ महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती चीजें मिलती है, तो वो यहाँ का सबसे बेस्ट बैग लेकर आई है जिसका रेट 1 लाख स्प्रिट स्टोन है, लेकिन उसी के साथ वो थोड़ा सस्ता भी लेकर आई है, तो उसे जो पसंद है वो चूज कर सकता है। तो टियान उन दोनों बैग को देखते हुए वो सबसे महंगा वाला बैग 3 ऑर्डर कर देता है। ये देखने के बाद तो वो दोनों लोग और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये पक्का किसी अमीरजादे की औलाद है। इसके बाद ओनर तोंग टियान को 3 तिलिस्मान दिखाती है जिसमें एक अटैक का था, दूसरा डिफेंस का और तीसरा हीलिंग पावर थी। ये तीनों ही तिलिस्मान 9th लेवल के थे, जहाँ वो तीनों टाइप के तिलिस्मान की तारीफें करते हुए उससे पूछ रही थी कि आपको कौन सा लेना है। तो टियान उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहता है कि उसे सारे खरीदने। ये सुनने के बाद ओनर तोंग का चेहरा खुशी से खिल उठता है। इसके बाद टियान वो सारी की सारी चीजें लेते हुए उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ाते हुए कहता है कि 5000 स्पिरिट स्टोन तुम्हारा टिप है। ये सुनकर तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है। इधर टियान उन तिलिस्मान को देखने के बाद सोच रहा था कि इसे यूज कैसे करते हैं और फिर वो हीलिंग तिलिस्मान निकाल कर उसे यूज करता है जिससे उसकी बॉडी में अलग ही पावर दौड़ने लगती है। इधर जब ओनर देखती है कि उसने एक तिलिस्मान यहीं खड़े खड़े वेस्ट कर दिया तो उसकी सांसें रुक जाती है। पर यहाँ टियान को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, उसे काफी रिफ्रेशिंग फील होता है। पर बिना चोट लगे हीलिंग तिलिस्मान को एवं यूज करने पर सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इसने इतने महंगे सामान को यूं ही वेस्ट कर दिया। ये तिलिस्मान 1 रुपए का थोड़ी था, 4000 स्पिरिट स्टोन का था। इतने में तो एक स्टूडेंट की 4 साल की फीस जमा हो जाती। इधर टियान सोच रहा था कि वैसे तिलिस्मान का पावर तो काफी ज्यादा अच्छा है, उसे बाकी भी टेस्ट कर ही लेने चाहिए। इधर वो अटैकिंग तिलिस्मान निकाल कर उन्हें दिखाते हुए कहता है कि मैं इसे यूज करना चाहता हूँ डिफेंसिव तिलिस्मान के साथ, ये देखने के लिए कि दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है। पर ये सुनने के बाद ओनर तोंग की हवाइयां उड़ जाती है। वो कहती है कि एक बार यूज करने से पहले सोच लीजिए, बहुत महंगा है। मास्टर एक काम करो, एक बार नहीं 2 बार सोच के देख लो, बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो ये सुनकर टियान गुस्सा होते हुए कहता है कि अब तुम बताओगी मुझे यूज करना है या नहीं, पर मुझे तो इन दोनों तिलिस्मान को टेस्ट करके देखना है कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं लड़ाई में हार गया तो। और ये बोलकर वो तिलिस्मान उसकी तरफ फेंक देता है, जिसपे तो ना चाहते हुए भी ओनर तोंग को राजी होना पड़ता है और बाकी सोच रहे थे लगता है ये पगला गया है। यहाँ टियान तोंग को कह रहा था कि उसके माथे पे हिट करना है, ध्यान से देख लो। वो भी काफी डरते हुए उस तिलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए उसका अटैक कर देती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और इसके डिफेंस में वो डिफेंसिव तिलिस्मान का यूज करता है जिससे उसके आगे एक आइस शील्ड बन जाती है। पर अटैकिंग तिलिस्मान का फायर पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी डिफेंसिव आइस शील्ड चूर चूर हो जाती है और फिर टियान को अपनी पावर की हेल्प से उस फायर बॉल को हटाकर दूर खंबे पे मारना पड़ता है। ये अटैक इतना ज्यादा भयानक था कि वो खंबा डिस्ट्रॉय हो गया था। पर ये देख के तो टियान खुश हो जाता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और फिर वो ओनर तोंग की तारीफ कर रहा था कि तुम्हारी दुकान में तो काफी अमेजिंग चीज है, मुझे पसंद आई। और फिर वो उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगा। ये सुन के तो ओनर तोंग राहत की सांस लेती है क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज हो गया था ना। और फिर जाते जाते वो ओनर तोंग से कहता है कि और भी ज्यादा तिलिस्मान रेडी रखना, इस बार 2nd ग्रेड के भी। और हाँ, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ दिन बाद आकर उसे खुद ले जाएगा। और फिर जाते जाते वो उसे कुछ और स्पिरिट स्टोन देकर जाता है नुकसान की भरपाई के तौर पे। कंपनसेशन काफी ज्यादा मिलने पर ओनर तोंग और ज्यादा खुश हो जाती है और बाकी लोग सोच रहे थे कि सच में अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। और वो तो अपने पैसों का टशन दिखा के इतना स्माइल के साथ जा रहा होता है। शॉप से बाहर निकलने के बाद टियान को पता लगता है कि उसे तो खरीदारी करते हुए काफी टाइम गुजर गया, पर अभी भी सूरज डूबा नहीं था। तो वो सोचता है क्यों ना थोड़ी और खरीदारी कर ली जाए, कुछ आर्मर खरीद लेता हूँ जिससे मैं पूरी तरह से सेफ हो जाऊंगा। और यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।